ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग की प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। साथ ही साथ 5वें भाग का जो हिंदी में हुआ करता है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा अंतिम रहने की संभावना है, उसका अंग्रेजी रूप भी अलग से प्रस्तुत होता है। और यह विशेषकर हमारे वैसे दर्शक जो वो हिंदी में सहज नहीं है उनके अनुरोध पर यह विशेष प्रस्तुति हम लाए हैं और उसमें विशेषकर अंक ज्योतिष सीखने के भी कुछ इनपुट करते रहे। तो चलिए पंचांग की तरफ बढ़ते हैं। दैनिक पंचांग में डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का एक जरिया है, माध्यम है, किंतु वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभचिंतकों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। और इसके माध्यम हम और आप तो देर न करें, साझा जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं पंचांग के 5 अंग पर क्रमानुसार। इसके पूर्व के पंचांग के 5 अंग पर आपको ले चले, हम आपको पंचांग के बारे में, पंचांग की जो सूची है, क्रमवार सूची, वह दिखाते हैं। दैनिक पंचांग हमारा 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसमें का लघु रूप पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग प्रस्तुत भी करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह इसे तारा बलम कहते हैं और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा भाग हमारा जन्म राशि या चंद्रमा जिस राशि में है और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उनके अनुसार कैसा रहता है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। आज कैसा दिन चंद्रमा के राशि के अनुसार, जन्म राशि और चंद्रमा की राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग हमारा चौघड़िया ज्योतिष पर है, चौघड़िया मुहूर्त पर है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं। वह जो अवधि होती है, वह जो काल होती है, बहुत ही उपयोगी हुआ करती है और इसलिए यह अलग प्रश्न। पांचवा भाग
पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, उसके संदर्भ में। तो यह इस प्रकार 5 भाग में है और हर भाग महत्वपूर्ण है, इसलिए बीच में या फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्या करें, बहुत उपयोगी है हर भाग। समय निकाल कर देखिए, ज्ञानवर्धक है, आपके लिए उपयोगी। तो देर न करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 12 जुलाई 2025, माह सावन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलिजुग का 5136 होगा। सूर्योदय 5:06 पर, सूर्यास्त 6:44 पर। सनराइज एट 5:06 AM, सनसेट एट 6:44 PM। आज का दिशा शूल पूरब है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता रहा। पंचांग के पांचों अंक, वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 1:46 तक द्वितीय, जो भद्र के तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात तृतीया, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:36 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र। योग रात्रि के 7:20-32 तक विष्कुंभ और उसके बाद प्रीति। करण अपराह्न 2 बजे तक तैतिल और तत्पश्चात देर रात्रि 1:46 तक गर और उसके बाद बनीच। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का को नमन करते हुए यह देखने का प्रयास करते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और वह शुभ स्थिति में है या नहीं। जय भोलेनाथ। शिव का वास जब तक द्वितीय है तब तक वे सफा स्थल पर है, और जब तक कृष्ण पक्ष का तृतीय है तब तक वे क्रीड़ा स्थल में है, दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक, अमृत काल रात्रि के 8:21 से 9:59 तक, श्री पुष्कर जो प्रातः 5:07 से प्रातः ही 6:36 तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 6:36 से कल सुबह सूर्योदय तक 5:07 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 तक, गोधूली बेला संध्या 6:42 से 7:03 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। राहु काल अशुभ मुहूर्त में, अशुभों के अशुभ यानी सबसे ज्यादा अशुभ राहु काल प्रातः 8:31 से 10:13 तक। राहु काल विभिन्न तिथियों को विभिन्न साप्ताहिक दिनों में एक निश्चित समय पर होता है और निश्चित अवधि के लिए होता है, और यही वजह है कि इसका संकलन कर साप्ताहिक कैलेंडर हमने यूट्यूब पर पोस्ट किया है, और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि कब राहु काल प्रभावी नहीं होता। और यही इस उद्देश्य से हमने पोस्ट किया है कि हमारे जो भी दर्शक साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो, अपना रूटीन बनाते हो, कार्यक्रम का बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो वो कम से कम राहु काल को संदर्भित जरूर करें, ताकि उनके हर कार्य में शुभता रहे। कम से कम राहु काल छाया राहु की छाया न पड़े। चलिए अन्य अशुभ काल को देखते हैं। गुलिक काल प्रातः 5:07 से 6:49 तक, यमगंड अपराह्न 1:37 से अपराह्न 3:19 तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 10:39 से दिन के ही 12:16 तक। तो ये रहे हैं पंचांग के शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव मकर राशि में आ चुके हैं, और कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़कर अभी वक्री नहीं है, और ना ही सूर्यदेव अंश के अनुसार कमजोर हो गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे
जैसे ही 16 करीब आएगा, 16 जुलाई को उन्हें राशि परिवर्तन करना। स्वाभाविक है वे अगली राशि के लिए, यानी कर्क राशि के लिए अग्रसर हो रहे। इस प्रकार राशि के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। स्व राशि में शुक्र है, ये वृषभ में, इसलिए अपनी राशि में मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और सूर्य शनि और बुध को छोड़कर, यानी सूर्य शनि और बुध की राशियों में 2 2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में 1 1 ग्रह। अंश के अनुसार सूर्य देव वृद्धावस्था की ओर है, राहु देव और केतु देव भी वृद्धावस्था में है, शेष ग्रह शक्तिशाली। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखने का प्रयास करें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, जो क्रमशः बुधदेव और शनिदेव। बृहस्पति और राहु दो ऐसे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में और राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र। केतु मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह। इस प्रकार सूर्य देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों को के नक्षत्र में केतु मंगल को छोड़कर, क्योंकि वे स्वतंत्र ग्रह हैं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 1 ग्रह। तो ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति, अंश के अनुसार, राशि के अनुसार, मार्गी वक्रता और अस्त के अनुसार, और नक्षत्र के अनुसार। ग्रहों के जुलाई मास का गोचर का जो कैलेंडर है, जो सारणी है, वो आपके समक्ष। सूर्य देव, जैसा हमने पहले भी कहा, 16 जुलाई को संध्या के 5:40 से मिथुन 40 बजे 5:40 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएगी। बुधदेव 19 जुलाई से 11 जुलाई तक अस्त रहेंगे, और शनिदेव कल 9:36 पर वे वक्री। इसलिए वैसे लोग जिनका साढ़े साथ ही चल रहा है, कंटक शनि चल रहा है, वे थोड़ा सावधान। क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में, मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, और वे जब वक्री हो रहे हैं तो मीन राशि का भी फल देंगे, और अपनी राशि की ओर अग्रसर होंगे, जहां राहुदेव कुंभ राशि में बैठे, उनकी दृष्टि उधर भी हो। तो चलिए, आज पहला पहले भाग में इतना ही। आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग हमारा जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह तारा बल कहते हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, और आज उनके नक्षत्र स्वामी, उन नक्षत्रों के समूह के स्वामी के अनुसार फलित होता है, इसे ताराबलम कहते हैं। और यह मूल रूप से 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। 9 तारा चक्र पद्धति में चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो वह ताराबलम होता है, और बाकी 9 तारा चक्र पद्धति अन्य सामान्य रूप से देखते हैं तो जातक के भविष्य की ओर बताता है, पूरे जीवन के बारे में बताता है। उदाहरण स्वरूप दशा महादशा से आरंभ करते हैं। दशा महादशा कैसा होगा,
कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से ग्रह खराब फल देंगे, पीड़ा देने वाले होंगे। स्वाभाविक है, इस बात को भी ध्यान में रखें, कौन से ग्रह सुफलदायी है, कौन से ग्रह पीड़ादायी है। और यह हम दशा महादशा जब इसे पीड़ादायी फल ग्रह का होता है तो हम चुनौतियां हमारे पास ज्यादा होती है। और यदि हमारे पास पहले से मालूम हो जाए कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा अवधि हमारे लिए चुनौती भरा होगा, तो हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, शुभ समय में शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं, और अशुभ समय में जो है कुछ नए काम को आरंभ करने से अपने आप को रोकते हैं। साथ ही साथ जो चुनौती है उसको स्वीकार कर हम मजबूत अवस्था में आत्मबल मजबूत करके उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और जिससे अशुभता कम होती है, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम ग्रह के बारे में जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है, तो जन्म कुंडली में वह भाग्य भाव का स्वामी ही क्यों न हो, लग्नेश क्यों नहीं हो, मजबूत अवस्था में क्यों नहीं हो, पीड़ा तो देंगे। तो यह हम जान सकते। साथ ही साथ यदि मुझे हमें अपना नक्षत्र स्वामी मालूम है, नक्षत्र मालूम है, और जीवन में मिलने वाले सभी लोगों से, घर से संसार तक, यदि उनका भी जन्म नक्षत्र को पता हो तो हम ये जान सकते हैं कौन व्यक्ति हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, किसके लिए हम अच्छा साबित हो सकते हैं, कौन हमारे लिए चुनौती भरा हो सकता है। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, चाहे वह ऑफिस का बॉस हो, या ऑफिस का अधीनस्थ कर्मचारी। तो ये नवतारा चक्र पद्धति, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हमने दो दो वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो नवतारा चक्र पद्धति पर पूरा है, कैसे बना, क्या है और कैसे होता है, साथ ही साथ कैसे देखा जाता है, और कुछ कुंडली, और आपके अनुरोध पर प्रैक्टिकल नवतारा चक्र पद्धति को कर छोटा वीडियो भी अलग से बना। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक तो होगा ही, और काफी उपयोगी होगा, यह हमारा पक्का विश्वास। तो चलते हैं अब नवतारा चक्र पर संक्षिप्त परिचय के लिए। आपको बता दें कि नवतारा चक्र पद्धति पर हमने जो प्रस्तुति की है, जो हमने वीडियो डाला है, उसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी डाली है। और ये जग जाहिर है कि आपस में इनके तीनों के संबंध कैसे, भगवान राम का सीता, माँ सीता के साथ, माँ सीता का भगवान राम के साथ, भगवान राम का हनुमान के साथ, हनुमान का राम के साथ, सीता माँ का हनुमान के साथ, और हनुमान जी का, ठीक है। तो कैसा था कि आप जानते हैं, और यह सटीक नवतारा चक्र पद्धति से भी देखिए, आपको सटीकता नजर आएगी। आपका जो विश्वास है वो और गहराएगा नवतारा चक्र पर। जरूर देखिएगा नवतारा चक्र पर। संक्षेप में हम बताते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, ग्रह अपना फल कभी नहीं देते। तो ग्रहों के फल नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रहों के फल 27 नक्षत्र को 9 ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए, यह नवतारा चक्र पद्धति। इसमें 27 नक्षत्रों को तीन भाग, 9 नक्षत्र का समूह बनाया गया और तीन श्रेणी में रखा गया। पहला श्रेणी में, पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां नक्षत्र, तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां नक्षत्र। यानी यदि कहें तो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए वो पहला, 10वां और 19वां हुए। इसी तरह से 9वां नक्षत्र जो हुए, 9वां समूह, 9वां, 18वां, 27वां। अब ग्रहों को देखते हैं। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया।
यानी केतु पहला ग्रह बने, शुक्र दूसरा ग्रह, सूर्य तीसरा ग्रह, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। इसी क्रम में हमें रखा गया। और नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार जो पहला ग्रह है केतु देव, और पहला नक्षत्र समूह जो बने तीनों श्रेणी में से, यानी पहला, 10वां और 19वां, ये दिन का स्वामित्व केतु देव को दिया गया। यानी तीन नक्षत्र जो हुए, अश्विनी पहला नक्षत्र, माघा दूसरा नक्षत्र, मूला तीसरा नक्षत्र, ये तीनों का स्वामित्व केतु देव को दिया गया। इसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरा नक्षत्र भरनी, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 20वां पूर्वाषाढ़, इनका स्वामित्व शुक्रदेव को दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः श्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। यह सारणी आपके लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हम कहते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, यानी मंगल यदि किसी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो उनके फल मृगशिरा, चित्रा और शनिष्ठा, ये तीनों के फल मंगल देव देंगे। यानी ये तीनों मंगल का जो ग्रह है, इनका जो फल मृगशिरा, चित्रा और शनिष्ठा भी तय करेंगे। तो ये रहा नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा गया। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। फलित करते समय यह देखा जाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र और उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कौन, और गणना वहीं से आरंभ होती है। याद रखें, फिर से बताता हूं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र स्वामी जो हुए, गणना वहीं से आरंभ होती है। वह पहला ग्रह होता है और वह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों। और वहां से गणना आरंभ करें तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जो होते हैं, जो ग्रह बनते हैं, वे अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं। और इसलिए कहा गया है कि जो ये तीन ग्रह हैं, खास करके चार ग्रह वैसे होते हैं, ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तीन ग्रह खास करके तीसरा, पांचवा और सातवां, ये तीनों काफी पीड़ा देते हैं। और इनकी पीड़ा की मात्रा जैसे जैसे इनकी संख्या की का बल बढ़ता है, यानी तीसरा पहला कम पीड़ा, तीसरा उससे ज्यादा, पांचवा उससे ज्यादा और सातवां उससे ज्यादा, और सातवां अंतिम है। इसलिए सातवां एक तरह से इतनी पीड़ा देता है, इतनी असह्य पीड़ा देता है कि एक तरह से पुनर्जन्म का बोध कराता है, यहाँ तक कि निधन भी कराता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो तीसरा और पांचवा सातवां नक्षत्र आपके जब भी जो ग्रह बनते हैं उनसे सावधान रहिए, चाहे वो ग्रह भाव के स्वामी क्यों ना, आपके भाग्य भाव का स्वामी क्यों ना, कुंडली, जन्म कुंडली। यदि कोई व्यक्ति आपका आपका बिजनेस पार्टनर विपद तारा, प्रत्येक तारा या नैथन्य तारा में है तो सावधान रहिए, वह आपको चोट पहुंचाएगा। इसलिए कई बार ऐसे होते हैं कि हम उसके लिए संपत्ति होते हैं और वह हमारे लिए विपद होता है। इसलिए यह पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है, इसका उपयोग करें और खुद को तैयार करें, आत्मबल बढ़ाएं और साथ ही साथ सावधान रहें चुनौतियों को पार करने के लिए। और कौन से रिश्ते आपके लिए खराब है
इनको पहचानने का कोशिश करें और यह मान कर चले ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे। आशा ज्यादा ना करें। तो चलिए, आज का चंद्रमा के गोचर के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है, तारा बल क्या क्या। तो चंद्रमा 6:36 तक ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जाते हैं। और इस तरह से चंद्रमा, यदि हम अग्नि, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बारे में बात करें तो वे संपत होते हैं। और यदि उसके बाद वाले पक्ष की बात करें तो वे विपत होते हैं। यदि कोई दूसरा नक्षत्र को पकड़े, उससे अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद को देखते हैं तो पहला भाग प्रत्ययी होता है और दूसरा भाग साधन होता है। इसलिए इस प्रकार हम फलित देख सकते हैं। और आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह आपको जब पता चल गया कि 6:36 के बाद हमारे लिए समस्या है और उस समय हम कोई नया काम करने जा रहे हैं तो विपत होने की संभावना है, वो समस्या देने की संभावना है। तो कोशिश करना है कि या तो हम 6:36 के पहले ही कार्यक्रम को कर लें या कल पर टाल, क्योंकि कल पर टालेंगे तो छेद होगा। इस प्रकार हम मुहूर्त को भी बनाकर इसका उपयोग कर सकते। कुछ लोगों का सुझाव आया था, हालांकि मेरा सुझाव यही है कि जब भी यह इस तरह की समस्या है, विपत, जन्म, नैधन या प्रत्यय में कोई आपका नक्षत्र हो आज का, तो वैसी स्थिति में आप कोई भी शुभ काम न करें, कोई भी कार्यक्रम को टालें। फिर भी लोगों का सुझाव था कि कुछ ऐसे अपरिहार्य कार्य हो सकते हैं, तो उपाय क्या है। तो उपाय के तौर पर जो हमने संकल्प किया हुआ इस प्रकार है। जन्म नक्षत्र में यदि पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में आपका पड़ता है तो दूध का दान करें। प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें। और नैधान्य में करता है तो प्याज प्याज जी करें मूल को। बहुत अधिक मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये बता दें कि रिस्क नहीं लें, पुनः बता रहा हूँ, रिस्क नहीं लें, जोखिम न उठाएं, क्योंकि यह जो उपाय है इसकी पुष्टि कहीं से नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए हमें कहीं से संकल्प यह मिला, जो उपाय आपके लिए हमने रखा है। बहुत से अपरिहार्य परिस्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बना रहे, यह भी ध्यान में रखें। कारगर हो सकता है उपाय, कारगर नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से आज का पंचांग के दैनिक चंद्रमा के गोचर के अनुसार आपने देखा कि चंद्रमा नक्षत्र में जैसे गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा फल। अब आपको ले चलते हैं चंद्रमा राशि के अनुसार कैसा फल देगा, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में हो और आज जो गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल हो। तो चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आज कोई गोचर नहीं है उनका, इसलिए चंद्रमा चंद्र बलम कहते हैं मकर राशि का ही फल देंगे। और उसके अनुसार यदि हम कहें तो मेष राशि के लिए, कर्क राशि, सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि के लिए उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। चैलेंजेस है वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि वालों। और अशुभता के संकेत हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों। तो ये ऐसे जातक जिनका अशुभता की स्थिति है बहुत ही सावधान है। वृषभ राशि ऐसे जातक जिनका स्थिति का ध्यान करने का लिखा हुआ है, वहां यह सावधान रहे, ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि कोई भी अनिष्ट न हो, कोई भी इस तरह का अशुभता न हो।
और कल का इंतजार करें, क्योंकि कल फिर राशि परिवर्तन होगा, तो मकर, जब चंद्रमा मकर से कुंभ में जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग की प्रस्तुति समाप्त कर चौथे भाग में, चौघड़िया के अनुसार कैसा दिन रहने की समाप्त। चौघड़िया का मुहूर्त कब से कब तक है, चौघड़िया के संदर्भ में प्रस्तुति आपके लिए। चौघड़िया एक तरह का ज्योतिष है और मुहूर्त, यह शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है, यानी शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, या कोई भी नया कार्य आरंभ करने जा रहा है। ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई व्यक्ति कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता काफी है, और इसी के मद्देनजर, इसकी उपयोगिता को देखते हुए, हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया कब की, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने अलग अलग पोस्ट किया, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि चौघड़िया की उपयोगिता कैसी है, कितनी है। इसलिए आप भी उसको देखें और लाभ उठाएं, समझने की कोशिश करें। चौघड़िया को समझना आसान। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन दिन सब साथ ही होते हैं, इसलिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण। 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है सूर्योदय के समय, वही सूर्यास्त के समय चौघड़िया हुआ करता है। सूर्यास्त के बाद जो चौघड़िया होता है वही दूसरे दिन के सूर्योदय के पहले का चौघड़िया। इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के। अब चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और साप्ताहिक दिनों का संबंध उनके शासक ग्रह, शासक विभिन्न ग्रह होते हैं, इसलिए सभी 7 चौघड़िया के शासक या कहें संबद्ध ग्रह विभिन्न ग्रह होते हैं। और इसलिए कहा गया कि इस ग्रह के का चौघड़िया वो है, जो स्वामी होते हैं उसी के बारे में कहा जाता है ना, कि वो इसके कौन मालिक है, या ये किसके मालिक है। तो उदाहरण स्वरूप उद्वेग चौघड़िया के सूर्यदेव मालिक, यानी रविवार को जब भी दिन आरंभ होगा तो उद्वेग चौघड़िया से आरंभ होगा। शनिवार को जब भी आरंभ होगा तो वह काल चौघड़िया से आरंभ होगा, और दिन की समाप्ति भी काल चौघड़िया से होगी। अब चूंकि सभी चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध हो गया, 4 7 दिनों 7 ग्रहों से हो गया, और ये 7 ग्रह कोई विभिन्न विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं और विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए ये उपयोगी होते हैं, और इनका उपयोग उस संबंध पर किया जाए तो बहुत ही अच्छा फल होगा। परंतु दिन के चौघड़िया में अशुभता हो सकती है, वह अशुभता राहु काल, काल बेला और वार बेला से होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। और जब भी इस तरह की अशुभता की से ग्रसित होता है, तो उस चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए, उस अवधि को त्याग करना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना, नहीं तो शुभता का तो नामो निशान नहीं, अशुभता हम घर लेकर आते। तो चलिए आज का चौघड़िया देख। आज शनिवार है, और आज का चौघड़िया काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और काल चौघड़िया से दिन की समाप्ति। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से समाप्ति। लेकिन दिन आप देखें, दिन और रात का चौघड़िया क्रमशः काल बेला, राहु काल और वार बेला से, काल बेला से ग्रसित। यहाँ रोग चौघड़िया जो है राहु काल से ग्रसित है, जो कि गलती से गलत लिखा है, और इसलिए इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। इस बेला को
यहाँ पर इसको राहु काल समझो। तो इस अवधि को राहु काल समझे, और इसका उपयोग उसी अनुसार, यानी इस मुहूर्त को त्याग दें। बेला कोई भी हो, सबका सार यही है कि इस मुहूर्त का को उपयोग नहीं कर। रात्रि के चौघड़िया में रात्रि आरंभ भी काल रात्रि से होगा और समाप्त भी काल रात्रि से होगा। यानी आज का बेला जो है, सूर्योदय भी काल बेला के सूर्योदय के समय भी जो काल बेला है वो काल चौघड़िया है, वो काल बेला से ग्रसित है। सूर्यास्त के समय काल काल बेला है, काल चौघड़िया है, वो काल बेला से ग्रसित है। रात्रि का जो चंद्रोदय के बाद है, यानी सूर्यास्त के बाद का जो पहला चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया और अंत चौघड़ की लाभ चौघड़िया, दोनों काल रात्रि से ग्रसित है। इनका त्याग करना चाहिए। तो चलिए, ये रहे चौघड़िया पर प्रस्तुति। आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। याद रखें, चौघड़िया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह लेकर हम आपके पास आए। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और वह अंक होते हैं 1 और 9, 1 से 9। 1 से 9 तक ये काम करते हैं, और इसका मध्यम अंक 5 होता है। जब भी हमें ऐसे अंक मिलते हैं जो 1 से ज्यादा होते हैं, अंक में प्रयोग होता है, उन सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे भी अंक हो सकते हैं हमारे पास जो शब्द, ऐसे भी समूह हो सकते हैं जो शब्दों का समूह। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए सर, हम पहले चर्चा करते हैं अंकों पर। अंक 1 से 9 तक महत्वपूर्ण है, पांचवा अंक मध्यम अंक होता है, और यह संतुलित करता है सभी अंकों। इन अंकों के ग्रह स्वामी होते हैं, एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथे के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। चलिए, पहला ग्रह के राज के अंकों के राज दरबार में पहला अंक जो होता है अंक राजा के नाम से जाना जाता है, दूसरा अंक रानी से, तीसरा गुरु से, चौथा शरारती तत्व से, यानी जिसको कहें कि चालाक चतुर इंसान से, जिसका ध्यान हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करने को हो। पांचवा अंक राजकुमार से, छठा अंक मंत्री से, सातवां अंक धर्मगुरु से, नौवां अंक कार्यपालक से या न्यायपालिका से, नौवां अंक सेनापति से या डॉक्टर से। अब हम इन अंकों को भी आपस में अगर तालमेल करें, देखें नामकरण से, तो हमको समझ में आ जाएगा कि किसका किससे बनेगा, किसका किससे बनेगा। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 का संबंध स्वाभाविक है, मित्रता का होगा। 2 और 3 का संबंध कम मित्रता का होगा, क्योंकि रानी को गुरु से या राजगुरु से ज्यादा मतलब नहीं। 2 को 4 से रानी शरारती तत्वों से दूर रहना चाहिए, स्वाभाविक है, दोनों की सब। वहीं 2 का 5 से रानी को प्यारा है राजकुमार। उसी तरह से अगर हम देखें तो 3 अंक बृहस्पति का है, जो गुरु के हैं, गुरु है, और 6 अंक भी गुरु है। एक देवता के ग्रुप के हैं गुरु, दूसरे दानों के ग्रुप के हैं। 3 और 6 का कहा भी गया 36 का संबंध आपस में कैसे बनेगा।
तो इस तरह से हम ग्रहों के संबंध को निकाल सकते हैं। एक का दो का आठ से संबंध कैसा होगा, एक का आठ से संबंध कैसा होगा, अति शत्रुता का होना ही, क्योंकि राजा हमेशा देने वाला होता है और शनि हमेशा जो कार्यपालक है वह कार्य काम करते जाता है और उसकी एक आकांक्षाएं के लिए वह मांग करता है। न्यायपालिका भी होता है और आप भी जानते हैं राजा सरकार होता है, तो न्यायपालिका आठ अंक। न्यायपालिका और सरकार में कैसी ठगी रहती है, एक आठ अंक ज्योतिष में छोड़ दीजिए, ज्योतिष में भी सूर्य और शनि को आपस में पट नहीं पड़ता, इसलिए दोनों अति शत्रु हैं। फिर एक आठ का संबंध कैसा, अति शत्रुता का। और जब राजा का संबंध किसी से अति शत्रुता का हो तो रानी का संबंध मित्रता से कैसे हो सकता है? उसी तरह से एक और नौ का संबंध अति मित्रता का, क्योंकि राजा को प्रोटेक्ट वही कर सकता है मंगल, सेनापति, किंतु राजा को खतरा भी मंगल से ही होता है। सेनापति ही राजा को का शासन खत्म कर, यानी सरकार के जी पतन का कारण भी सेनापति होता है, मिलिट्री होता है। इसलिए राजा अगर डरता भी है तो मंगल से डर रहता है, सावधान रहता है। इसलिए देखेंगे कि एक 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 जहां भी है वहां नौ अंक को जब बहुत ज्यादा अंक नहीं मिलते, यानी सफलता बहुत ज्यादा एक नौ का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो इस तरह से हम फल का अंकों के आपस का संबंध हम निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप हमारा मूलांक, यदि एक मूलांक कहते हैं जन्म तिथि के लोग, जन्म तिथि का जो जन्म तिथि होता है, जन्म तिथि में तीन तिथि माह और वर्ष होते हैं, तो तिथि का योग जो होता है एक अंक में उसे मूलांक है। एक मूलांक वाले को अगर 8 नंबर का गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी बराबर खराब रहेगी, एक्सीडेंट हो सकते हैं आदि आदि। इस प्रकार एंटी नंबर को पहचानना जरूरी। तो चलिए आज अंकों पर इतनी छोटी सी बात है। अब हमारे पास कुछ शब्द मिल सकते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष में हमें ईश्वर द्वारा जन्म तिथि माह और वर्ष मिलते हैं, उसके बाद शुरू होता है हमारा नामकरण, और यह हमें ऊर्जा देता है और ये हमारे कर्मों का फल होता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारा नाम नहीं दिया, हमें केवल जन्म दिन दिया, और यह नाम हमारे जो भी हमारे संबंधी हुए वो तय करते हैं, और वह नाम भी कुछ न कुछ अंक देता है। उस नाम को, जो शब्द जो हमारे पास हुए उसमें जो अक्षर हुए उनका अंकीय मूल्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। उन अंकीय मूल्य से इसे परिवर्तित करते हैं और फिर योग करते हैं, और योग कर एक अंक बनाते हैं, और मूलांक से या भाग्यांक से वह मैच अगर नहीं किया फिर हमारे लिए कष्टदायी हो सकता है। एक उदाहरण स्वरूप हम यह दिखा रहे हैं कि कैसे हम अंक ज्योतिष में नाम को कैसे हम परिवर्तित, या कोई शब्द को, और फिर योग कर एक अंक बनाए। और इस ये उदाहरण में ये दो अंक जो आ रहे हैं इसको हम तालमेल करते हैं आज के यह बात जातक के मूलांक से, भाग्यांक से। अब यदि सही नहीं है, यहीं पर ज्योतिष का काम होता है कि इसको सही करना और फिर नाम को ठीक करके उसको सही ऊर्जा देना। अन्य रूप भी में भी हमें अंक और देते हैं ऊर्जा, उदाहरण स्वरूप मोबाइल नंबर, गाड़ी संख्या आदि आदि, मकान संख्या। तो इस तरह के हमें अंक मिलते हैं। तो चलिए, अंकों का अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आपको ले चलते हैं आज का अंक ज्योतिष क्या क्या है। तो आज का अंक ज्योतिष आज के बारे में बताता है कि आज 12 तारीख है, 12 जुलाई 2025, और आज का मूलांक 3 बनता है, भाग्यांक 1 बनता है, यानी ड्राइवर 3, कंडक्टर 1। और ये 3 और 1 का संबंध आपस का अच्छा होता है, क्योंकि गुरु और राजा का संबंध, राजगुरु और राजा का संबंध ये अच्छा होता है।
और एक राजा का होता है। और ये राजा प्रजा के किसी भी ये से नाराज नहीं होता, सभी से होता है, केवल एक व्यक्ति से वह हमेशा सावधान रहता है, ये कहे कि उसके नाराजगी रहती है, और वह है न्यायपालिका यानी आठ। इसलिए आठ ही इसके शत्रु केवल हुआ करते। यदि कार्य आप देखें, सरकार के विरुद्ध में ज्यादा स्ट्राइक कौन करते हैं? मजदूर वर्ग, जो सनी को कब जिसका प्रतिनिधित्व सनी देओल करते हैं। सरकार से अक्सर टकराव नहीं होगा। इसलिए आज की स्थिति में देखें कि एक एक अंक वाले का सभी से दोस्ती है और सभी अति मित्र हैं। कोई भी अंक लाल में नहीं है सिवाय सनी में। इसलिए सभी जातक के लिए आज शुभ दिन है। 8 अंक वाले थोड़ा सावधान रहे, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। और जैसा हमने कहा था, एक अंक आज का जो भाग्यांक है ड्राइव कंडक्टर, और बाकी मूलांक ड्राइवर 1 से 9 तक जो प्रदर्शित है यहाँ, आप देखें सभी मूलांक और आज के ड्राइव कंडक्टर से कैसा संबंध। और यह 9, 1 और 9 के संबंध में आप देखें कि 50% ही फल मिल रहा है। और यह बात हमने कही थी, राजा हमेशा सेनापति से सावधान रहे, क्योंकि इसके पास एग्रेशन जब होता है, इसके पास क्रोध जब होता है, फिर अनियंत्रित होता है। और सूर्य भी अग्निदेव है, अग्नि को ये करते हैं, और मंगल देव भी अग्नि को। इसलिए सूर्य देव मंगल देव के ही घर में उच्च के होते हैं ज्योतिष। इसलिए इनका 1 और 9 का संबंध बहुत गहरा और बहुत सावधान वाला। तो चलिए आज इतना ही। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। और यदि आप पहली बार हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर प्रस्तुति की सूचना मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसके पूर्व विदा लें। आपसे आग्रह है एक छोटा सा पुण्य कार्य करने का, कि आप चाहे नए सब्सक्राइबर हो या पुराने सब्सक्राइबर, इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे इस प्रस्तुति का अध्ययन कर लाभ उठा सकें, पंचांग का अनुसरण कर अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली बना सकें, नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रह जो आपको इनके समस्या देने वाले हैं और शुभ ग्रह देने वाले हैं उनको पहचाने, और उसके अनुसार जन्म कुंडली में भी कौन से ग्रह आपको शुभ फल देंगे वह भी पहचाने, और आपके निजी जीवन में आने वाले व्यक्ति कैसे होंगे वह भी पहचाने। आगे आते चौघड़िया ज्योतिष। ये चौघड़िया मुहूर्त, इसको मुहूर्त को देखकर आप किसी कार्य आरंभ करें, पक्का विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। हाँ, अशुभता जहां है उसको त्याग करें। और अंत में अंक ज्योतिष सीखना आसान है, अपनाना आसान है, और उसका अप्लाई करना भी बहुत आसान। तो घर घर अंक ज्योतिषी हो, हर घर में अंक, हर व्यक्ति अंक ज्योतिष के बारे में जाने, क्योंकि अपनी समस्या का हल हम खुद कर सकते हैं। अंक ज्योतिष क्या है? जिस प्रकार हम अपने बहुत से कार्यों का उपाय करते हैं, इसलिए यह आपका समस्या कोई आ रही है, आपका अंक कहीं असंतुलित है, आपको पहले से आगाह करता है यह अंक असंतुलित है, इसका उपयोग न करें। कोई अंक मिसिंग है, आपको आगाह करता है वह अंक की व्यवस्था करें। कोई अंक प्रचुर मात्रा में है, यह कहता है उस अंक का दान करें, घटाएं। और इस तरह से हम अंकों को संतुलित कर समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यह अंक बताता है। तो साझा करें,
ताकि वो फिर उनका भी सुफल हो, और उसके जो उनको जो फल फलित हो, उसका कुछ अंश, 0.01% ही सही, हमारे और आपके ईश्वर जो ईश्वर के पास जो हमारा खाता चलता है उसमें भी हो, उसमें प्रविष्टि दर्ज हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मेहनत करते हुए इस प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं, और इस वादे के साथ कि कल पुनः नई ऊर्जा के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहे, श्री राम भक्त हनुमान और उनके उनके स्वामी की आप पर कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।